डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। कहने का मतलब कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो इसके अंतर्गत 4 आता है टॉपिक। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, मोटिक प्रेशर। बारी से हम लोग सभी के बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहला टॉपिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में आज हम लोग सीखते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, इसको बारीकी से समझे कैसे जो है खाना जो है नमक डालने के बाद जल्दी पक जाता है। किस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि खाना जल्दी पक जाता है। तो ये देखें, जैसे मान लेते हैं स्टार्टिंग में हम लोग लेते हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर। इसमें है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि प्योर सोल्वेंट, प्योर सोल्वेंट। कैसा सोल्वेंट है? तो वोलाटाइल है। वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब होता है जो वेपर बनाता हो हीट करने के बाद। अब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? इसका जो सरफेस पे जितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा वो सभी का सभी क्या होगा? वेपर बनाएगा। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर को हम लोग मान लें P1 नॉट, वेपर प्रेशर को मान लिए P1 नॉट। अब देखते हैं दूसरे केस में हम लोग क्या लेते हैं कि सॉल्यूशन। यहां क्या लिए? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सोल्वेंट भी मौजूद है और साथ ही साथ सोल्यूट भी मौजूद है। देखिए, यहां सोल्यूट है और फिर सोल्वेंट का भी मॉलिक्यूल है। तो अब सोल्वेंट जो होगा, सोल्यूट जो होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब कि जो नहीं उड़ेगा। तो नहीं उड़ने वाला अगर सोल्यूट पार्टिकल लगाते हैं तो यहां पर देखिए सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल लिक्विड वेपर बनाता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वेपर नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर वेपर प्रेशर में कमी आया। वेपर प्रेशर में क्या आ गया? कमी आ गया। तो यहां पर जो कमी आया इसी को कहते हैं डेल्टा P1। डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ये P1 नॉट जो है प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है और P1 जो हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा P1 क्या हो गया? लोअरिंग। ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे कि रॉल्ड्स लॉ को, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ के द्वारा क्या कहा गया कि अगर कोई सोल्वेंट है जो वोलाटाइल है तो वह जो वोलाटाइल कितना होगा, कितना वेपर बनाएगा, यह डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि P जो है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ, जैसे इसमें जितना X1 मिलाएंगे उतना ही ज्यादा वेपर बनाएगा। तो P1 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, यानी कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, क्योंकि P1 का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब X1 1 रहेगा तो P1 नॉट के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग ये देखेंगे, अब इसका वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से यहां पर डेल्टा P1 इक्वल टू हो गया P1 नॉट माइनस P1 नॉट X1।
यानी कि इसको कॉमन लेंगे, डेल्टा P1 इक्वल टू हो गया P1 नॉट कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस x1 फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब वैसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से सिर्फ बना हुआ है उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अगर देखें तो x1 प्लस x2 बराबर होता है 1, इसलिए 1 माइनस x1 बराबर होगा x2, यानी कि यहां वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट इंटू x2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए डेल्टा P1 बाई P1 नॉट लेफ्ट साइड में है इज इक्वल टू x2। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। यहां पर इक्वेशन कर दिए इसको 2। लेफ्ट साइड को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए लोअरिंग मतलब डेल्टा P1 किसके रेस्पेक्ट में, तो इनिशियल के रेस्पेक्ट में, प्योर के रेस्पेक्ट में, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब आप क्या जानते हैं, सिंस x2 बराबर होता है n2 बाई n1 प्लस n2, इसका वैल्यू जो है हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहां n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, n1 हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू रखेंगे यहां तो डेल्टा P1 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा n2 बाई n1 प्लस n2, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब एक कंपोनेंट बहुत कम हो और दूसरा कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो। n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, और ऐसा केस में क्या होगा कि n1 और n2 दोनों को अगर एक साथ कंबाइन करें तो यह n1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि n1 प्लस n2 इज इक्विवेलेंट टू n1। और इसका वैल्यू अगर रखें इक्वेशन सेकेंड में, थर्ड इक्वेशन थर्ड में, तो क्या होगा, तो यहां इक्वेशन थर्ड से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से अगर देखें तो डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू n2 बाई n1। अब क्या करते हैं कि दोनों को तोड़ देते हैं। n बराबर होता है, इसको करते हैं इक्वेशन 4, n बराबर होता है W बटा m, देयरफॉर n1 इक्वल टू हो गया W1 बटा m1 एंड n2 इक्वल टू हो गया W2 बाई m2। अब ये दोनों वैल्यू रखते हैं तो डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू हो गया W2 बाई m2, W1 बाई m1, यानी कि डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू W2 बाई m2, W1 बाई m1। इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां पर अब हम निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा P1, आप देखिए इस फॉर्मूला से m2 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहां पर m2 है, m2 का वैल्यू निकालेंगे तो m2 इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू m1 बाई इंटू P1 नॉट बाई डेल्टा P1 इंटू W1। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 वी कैन डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके हेल्प से हम लोग आसानी से मोलर मास सॉल्यूट का पता कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखें कि किस प्रकार से अगर मान लेते हैं कि वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो कैसे हम लोग पता कर लेंगे। देखिए जैसे डेल्टा P1 बराबर होता है P1 नॉट माइनस P1, ये वैल्यू रखेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा W2 इंटू m1 बाय डेल्टा P1 के जगह पर रखेंगे P1 नॉट माइनस P1 इंटू W1, यहां पर P1 नॉट।